नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बच्चों की आवश्यकताओं की अनुसार हम लोगों ने जो क्लासेस शुरू की थी उसमें आप सभी का बहुत प्यार स्नेह हमें मिल रहा है, जिसमें हम लोग काफ़ी उत्साहित हुए आपके प्यार को देखते हुए, स्नेह को देखते हुए। तो हम लोगों ने जो पॉइंट अपना प्राचीन भारत के अंतर्गत शुरू किया था वो किया था सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के हम लोगों ने प्रथम क्लास में अध्ययन किया था सामान्य परिचय का। आज हम लोग द्वितीय क्लास के अंतर्गत जो अध्ययन किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। द्वितीय क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों का, और प्रमुख नगरों में हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, चहुंदड़ो का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हड़प्पा की खुदाई के अंतर्गत हमें क्या क्या मिला, हड़प्पा को सर्वप्रथम कैसे किस व्यक्ति ने खोजा, उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमें क्या क्या मिला, कब खोजा गया, चहुंदड़ो की खुदाई में हमें क्या मिला, सूतकांगेडोर की खुदाई में हमें क्या मिला, उनके बारे में अध्ययन किया। प्रमुख नगर थे ये चारों, वो सभी चारों के चारों कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं। इन चीज़ों के अध्ययन करने के बाद अब इसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, प्राचीन भारत चल रहा था अपन का, और इसमें अध्ययन कर रहे थे हम लोग सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रमुख नगर। प्रमुख नगरों के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर और चहुंदड़ो। इन चारों नगरों के अध्ययन करने के बाद आज की क्लास में अपना नेक्स्ट नगर रहेगा रंगपुर। तो चलिए आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं हम लोग रंगपुर। रंगपुर की बात करते हैं तो यह नगर अपने भारत के अंतर्गत गुजरात के अहमदाबाद जिले के काठियावाड़ के अंतर्गत आता है। इसकी खोज 1953 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। रंगपुर की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। उत्खनन कार्य माधव स्वरूप वत्स ने किया था। किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स ने किया था। इसकी जो नदी थी वो मादर नदी थी, और यहाँ पर जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वो होते हैं धान की भूसी के अवशेष। क्या प्राप्त होते हैं? धान की भूसी के अवशेष। तो ध्यान रखना, रंगपुर का जो खोज हुई थी वो 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका जो उत्खनन कार्य है वो महादेव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। महादेव स्वरूप वत्स के द्वारा रंगपुर का उत्खनन कार्य किया गया था। इसकी जो नदी है वो है मादर नदी। कौन सी नदी है? मादर नदी। ये जो स्थान है रंगपुर, जो स्थान है
ये काठियावाड़ गुजरात के अंतर्गत आता है, यानी अहमदाबाद जिले के अंतर्गत ये स्थान आता है। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो होते हैं धान की भूसी के अवशेष। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या प्राप्त होते हैं, धान की भूसी के यहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से अपने को ध्यान रखना है कि रंगपुर सभ्यता है, इसकी खोज 1953 में हुई थी और माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। और खोज किसने की थी, SR राव ने की थी। नदी कौन सी है, मादर नदी है। और कहाँ पर है ये, काठियावाड़ गुजरात के अंतर्गत आता है। और अवशेष कौन से मिले, धान की भूसी के अवशेष से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम लोग कोरदेजी सभ्यता। कोरदेजी सभ्यता, कोरदेजी की बात करते हैं तो कोरदेजी जो सभ्यता है ये सिंध प्रांत के अंतर्गत आती है। कौन सी प्रांत के अंतर्गत आती है, सिंध प्रांत के अंतर्गत आती है। सिंध का नाम आते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, याद आना चाहिए कि सिंध प्रांत में मुख्य जो नदी बहती है, मुख्य जो नदी बहती है तो वो नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। तो कौन सी नदी है, नदी कौन सी हो जाएगी, सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। यानी कौन सी नदी के किनारे है ये सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु नदी है वो कहाँ बहती है, पाकिस्तान में बहती है। तो ये सभ्यता कहाँ पर पनपी थी, ये सभ्यता कोरदेजी सभ्यता सिंध प्रांत पाकिस्तान में पनपी थी। इसकी जो खोज है, कोरदेजी सभ्यता की जो खोज है वो फजल अहमद ने की थी। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1953 में ही, ध्यान रखना, रंगपुर और कोरदेजी सभ्यता 1953 में ही इसका उत्खनन कार्य दोनों का साथ ही हुआ था। 1953 की सभ्यता है ये दोनों के दोनों। और इसका उत्खनन कार्य है वो GS दुर्ये ने करवाया। इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था, GS दुर्ये ने कराया था। इस सभ्यता की एक विशेषता है, इस सभ्यता की एक विशेषता है कि यहाँ की जो खुदाई में हमें जो मकान मिले हैं, यानी इसकी खुदाई में हमें जो मकान मिले हैं, मकान है वो क्या है, कच्चे हैं। मकान क्या है, कच्चे हैं। जिस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता के भी मकान कैसे थे, कच्चे ही थे, उसी प्रकार से कोरदेजी सभ्यता के भी मकान क्या थे, कच्चे थे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लागू होती है कि इन मकानों की जो नींव थी, इन मकानों की जो नींव थी, उस नींव में पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान देना इस बात पे कि कालीबंगा सभ्यता के मकान कच्चे थे और कोरदेजी सभ्यता के भी क्या थे, मकान कच्चे थे। दोनों के मकान कच्चे थे। इसका मतलब दोनों सभ्यताएं क्या थी, समतुल्य थी या समान थी। दोनों सभ्यताएं क्या थी, समतुल्य थी या समान थी। कालीबंगा सभ्यता के भी मकान कच्चे थे और कोरदेजी सभ्यता के भी क्या थे, मकान कच्चे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोरदेजी सभ्यता के जो मकान थे वो तो कालीबंगा के समान ही थे, जबकि उन मकानों की नींव थी, उस नींव में क्या किया गया था, उस नींव में पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसीलिए क्या किया जाता है, कोरदेजी सभ्यता की तुलना कालीबंगा सभ्यता से की जाती है। ध्यान रखना, इसीलिए कोरदेजी सभ्यता की तुलना किससे की जाती है, कालीबंगा सभ्यता से की जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से पत्थर के बाणागर मिले हैं। पत्थर के
बाणागर मिले। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई सभ्यता, अन्य सभ्यताओं से भी बाणागर मिले हैं, अन्य सभ्यताओं से भी बाणागर मिले हैं, लेकिन यहाँ से जो बाणागर मिले हैं, यहाँ से यानी कोटदीजी से जो बाणागर मिले हैं, उसमें किसी धातु का प्रयोग यानी किसी लोहे का या तांबे का, ठीक है, या कांसा का, इनका प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ से किसका प्रयोग किया गया? यहाँ पर पत्थर का प्रयोग किया गया। बाणागर बनाने में किसका प्रयोग किया गया? पत्थर का प्रयोग किया गया। तो ये ध्यान रखना, एकमात्र स्थान है ये, एकमात्र स्थान है सिंधु सभ्यता का जहाँ से पत्थर के बाणागर मिले हैं, जहाँ से पत्थर के बाणागर मिले। तो ये याद रखना कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से पत्थर के बाणागर मिले हैं। तो एकमात्र स्थान है कोटदीजी, जहाँ से पत्थर के बाणागर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में तो ये थोड़ा सा ध्यान दोबारा से देख लीजिएगा कि कोटदीजी सभ्यता है वो सिंध प्रांत में पड़ती है। कौन सी प्रांत में? सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। और इसकी जो नदी है, ये सभ्यता जिस नदी के किनारे पनपी थी, तो कौन सी नदी के किनारे पनपी थी? ये सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। इसकी खोज है वो फजल अहमद ने की थी। सिंधु सभ्यता के कोटदीजी जो नगर है उसकी जो खोज की थी वो फजल अहमद ने की थी। उत्खनन कार्य 1953 में जीएस धुर्ये के द्वारा करवाया गया था, यानी उत्खनन कार्य का नेतृत्व धुर्ये साहब ने किया था। तो जीएस धुर्ये साहब ने इसका नेतृत्व किया और उसके नेतृत्व में ये उत्खनन कार्य हुआ था। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ से जो मकान मिले हैं या कोटदीजी से जो मकान मिले हैं वो मकान कच्चे हैं। वो मकान क्या है? कच्चे हैं। और उन मकानों की नींव में और किसका प्रयोग किया गया? पत्थर का प्रयोग किया गया। उसके बाद में बात करें हम लोग कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है कोटदीजी, जहां से पत्थर के बाणागर हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सभ्यता बढ़ते हैं। नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं तो बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ ये जो स्थान है ये भारत के पंजाब प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत में। वर्तमान में भी रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है अपने पंजाब यानी भारत। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य 1953 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा करवाया गया था, यानी वाईडी शर्मा। किसके द्वारा करवाया गया था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया था। अब पंजाब की प्रमुख नदी सतलज, तो ये स्थान है, ये कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे ये स्थान। अब बात करते हैं यहां से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों की। यहां से जो प्राप्त होने वाले साक्ष्य है, इसमें प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो बात करते हैं मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य। यानी रोपड़ का जब उत्खनन किया गया था तो एक वहाँ से खुदाई में नरकंकाल पाया गया और उस नरकंकाल के साथ में या उस नरकंकाल या उस मनुष्य की हड्डियों के साथ में
और कुत्ते की हड्डियां भी हमें प्राप्त होती हैं। इसीलिए अनुमान लगाया गया कि इस सभ्यता के लोगों में ऐसा चलन रहा होगा कि यहाँ के लोग जो व्यक्ति मरते थे उनके साथ कुत्ते को दफनाते थे। तो ध्यान रखना है कि रोपड़ सिंधु सभ्यता का ऐसा एक स्थल है, ऐसा एक स्थान है जहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि रोपड़ स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित होने वाला या जिसका उत्खनन किया गया वो पहला स्थान था। तो एक बार के लिए फिर से दोबारा इसमें सामान्य सी नज़रों के साथ देख लीजिएगा कि रोपड़ है जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो वाई.डी. शर्मा के द्वारा किया गया, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। इसकी जो नदी है ये सतलज नदी के किनारे है और मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने के प्रमाण है वो कहाँ से मिले थे, रोपड़ से मिले हैं, यानी ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित किया गया प्रथम स्थान रोपड़ है। स्वतंत्रता के बाद, बढ़िया पॉइंट है, ध्यान देना, स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित किया गया प्रथम स्थान है वो कौन सा है, रोपड़ है। उसके बाद में नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता जो अपने राजस्थान के एग्जाम है उन पे भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि कालीबंगा है वो सिंधु सभ्यता की प्रमुख सभ्यताओं में भी गिनी जाती है, जो राजस्थान के अंतर्गत अपना प्रमुख स्थान रखती है। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। कौन से जिले के अंतर्गत आती है, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसका अपने आप में अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या अर्थ है इसका, काली चूड़ियाँ। इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, दीनहीन बस्ती, ठीक है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन डिलीट हुआ था, ठीक है, डिलीट हुआ था, तो ध्यान रखना इसका। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में इसका जो खोज का टाइम है, खोज का जो समय है वो 1951 बताया गया, ठीक है। इसी कारण हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा। ये सभ्यता मुख्यतः घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। इस नदी के अन्य नाम भी हैं, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, दृश्य, दावती, इसको अन्य नाम नाड़ी भी कहते हैं, इसे मृत नदी भी कहते हैं,
इसे हकरा भी कहते हैं, ठीक है, इसे हकरा भी कहते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पनपी थी। सरस्वती, दृष्टावती, नाली, मृत नदी, हकरा नदी, ठीक है, मृत नदी या हकरा नदी। ये जो घग्गर नदी है ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके पेटे में कृषि की जाती है। जिसके पेटे में क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। और कृषि भी मुख्य रूप से गेहूं व चावल की होती है, ठीक है, गेहूं व चावल की कृषि होती है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसके पेटे में क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। तो वो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। उसके बाद में हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग अपनी सामान्य भाषा में इस नदी को नाली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये नदी घग्गर नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जैसे ही घग्गर नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी फोर्ट अब्बास नामक स्थान पे ये भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो जैसे ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे हकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से इसका जो उत्खनन कार्य है, यानी इसकी खोज है वो तो 1952-53 या 51 में हो चुकी थी। इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था, उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के बीच हुआ था। 1961 से 1969 के बीच हुआ था। बीबी लाल व बीके थापर ने इसका क्या करवाया था? उत्खनन कार्य करवाया था। हम लोगों ने पीछे एक चर्चा करके आए थे पीछे की क्लास में कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। इसी भाव चित्रात्मक लिपि को ब्रूस्टोफैदम क्या कहा जाता है? ब्रूस्टोफैदम कहा जाता है। ये जो ब्रूस्टोफैदम नाम है, ब्रूस्टोफैदम या फैदन या फैदस एक ही बात है, ठीक है। ब्रूस्टोफैदम, ब्रूस्टोफैदन, ब्रूस्टोफैदस एक ही बात है। तो ये जो ब्रूस्टोफैदम है ये नाम इसी बीबी लाल ने दिया था। किसने दिया था? बीबी लाल ने दिया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में यहां से थोड़ा सा दोबारा देख लो, उसके बाद में मैं मिटाता हूं। देखो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान के अंतर्गत आती है। कहाँ, किसके अंतर्गत आती है? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंतर्गत आती है। इसका जो अर्थ है वो काली चूड़ियाँ दीनहीन बास्ती है। कालीबंगा की जो खोज है वो 1952-53 में हुई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है अपने वो कहती है 1951 में। इसकी जो नदी है, नदी मुख्यतः घग्गर नदी, सरस्वती, दृष्टावती, नाली, मृत नदी या हकरा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी कि घग्गर है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके पेटे में कृषि की जाती है। और घग्गर को ही पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद हकरा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कालीबंगा के जो उत्खनन कार्य की बात की थी हम लोगों ने, तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य है वो 1961 से 1969 के बीच हुआ था, जो बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। उसके बाद में बीबी लाल की चर्चा की थी कि
सिंधु सभ्यता की लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी इसको हम लोग भावों से व्यक्त करते हैं, इसी कारण इसका नाम भाव चित्रात्मक पड़ा। उसको ब्रूस्टोफैदम नाम है, वो बीबी लाल ने दिया था। उसके बाद में बात करते हैं, कालीबंगा से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। एक पश्चिमी टीला है, एक पूर्वी टीला है। ठीक है, इसे हम दुर्ग टीला भी कह सकते हैं। यहां पर जन सामान्य निवास करता था, यानी जनता निवास करती थी। ये जो टीला है, पश्चिमी जो टीला है, ये सुरक्षित दीवार से घिरा हुआ था, यानी ये सुरक्षित दीवार से घिरा हुआ था। इस टीले से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, इस टीले से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वो प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी इस टीले से या पश्चिमी टीले से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वो प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष हैं। यानी प्राक हड़प्पा काल का ये मतलब है कि जब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे विकास कर रही थी, उससे पहले के यानी हड़प्पा सभ्यता के विकास से पहले के जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो प्राक हड़प्पा काल के अवशेष माने गए हैं। तो कालीबंगा में भी हड़प्पा का जब विकास हुआ था उससे पहले के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जो कौन से टीले से प्राप्त हुए हैं? दुर्ग टीले से ये अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। पूर्वी जो टीला है वहां पर जनता निवास करती थी या जन सामान्य निवास करता था। यहां से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए, यानी हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्राक हड़प्पा काल के अवशेष या कालीबंगा सभ्यता है उसमें प्राक हड़प्पा काल के अवशेष कौन से टीले से प्राप्त हुए हैं? तो दुर्ग टीले से में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जन सामान्य जो निवास करता था वो पूर्वी टीले के अंतर्गत करता था, और वहां से किस काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्राप्त साक्ष्यों की। यानी कालीबंगा से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से पत्थर के सिलवटे, सिलवटे वैसे आप जानते होंगे, यानी जो प्राचीन काल में अपने लोग मिर्ची को पीसने के लिए जो काम में लेते थे वो सिलवटे, पत्थर के सिलवटे, भूकंप के प्रमाण, ठीक है, भूकंप के प्रमाण। यानी कालीबंगा में मकानों में दरारें पाई गई थी। तो इतिहासकारों ने ऐसा माना था कि कालीबंगा में क्या आया था? भूकंप आया था।
कच्ची ईंटों के प्रमाण, कच्ची ईंटों के प्रमाण, कालीबंगा में किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य। एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण, एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण। अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, ठीक है। उसके बाद में इन ईंटों का जो अनुपात बताया गया है वो 4:2:1 बताया गया है, ठीक है। अग्निवेदियां, या हम कह सकते हैं हवन कुंड। हवन कुंड के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो अग्निवेदियां थी उनकी कुल कितनी संख्या थी? 7 की संख्या में थी। अग्निवेदियों की संख्या कितनी थी? 7 की संख्या में थी। ऊंट की हड्डियों के प्रमाण, ठीक है, यानी सीधी साधी बात यही है कि कालीबंगा के लोग हैं वो ऊंट से क्या थे? जानकार थे, अनभिज्ञ नहीं थे, जानकार थे, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तांबा व सेलकड़ी की मोहरें। तांबा व सेलकड़ी की मोहरें। इन तांबा धातु और सेलकड़ी, सेलकड़ी चिकनी मिट्टी थी, ठीक है। तांबा व सेलकड़ी की मोहरें। हड्डियों की सलाइयाँ, हड्डियों की सलाइयाँ, यानी हम कह सकते हैं कंगियाँ, हड्डियों की कंगियाँ। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखने वाली 2-4 बातें हैं। कालीबंगा के लोग हैं, कालीबंगा के जो लोग हैं उनके घरों के दरवाजे, उनके घरों के दरवाजे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थोड़ा सा ऐसे है कि तथ्यों में अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कालीबंगा के जो लोग हैं उनके घरों के दरवाजे, उनके घरों के दरवाजे सड़क पर न खुलकर, सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, ठीक है। कालीबंगा के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर कहाँ खुलते थे? घरों में खुलते थे। कालीबंगा से किसी भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है, ठीक। कालीबंगा से किसी भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद में कालीबंगा के जो लोग हैं, कालीबंगा के जो लोग हैं वो किसको पालते थे? कुत्ते को पालते थे। यानी कालीबंगा के लोगों का जो पालतू पशु था वो क्या था? कुत्ता था, ठीक है, याद रह जाएगा। पालतू पशु कुत्ता, पालतू पशु कुत्ता। कालीबंगा के लोगों का जो पालतू पशु था वो क्या था? कुत्ता था। ये लोग, कालीबंगा के जो लोग हैं ये पशु बलि भी देते थे। ये लोग क्या करते थे? पशु बलि भी देते थे। और घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क, मुख्य सड़क पर न खुलकर
गलियों में खुलते थे, यानी जो सामान्य गली होती थी गलियों में खुलते थे। ठीक है। उसके बाद में हम ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैसे भी सिंधु सभ्यता के लोगों का जो पालतू पशु था उसमें कुत्ते का स्थान है। उसके अलावा एक सिंधु सभ्यता में मेहलुआ शब्द आता है, मेहलुआ, मेहलुआ। तो इस पे ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम ही क्या था? मेलुआ था। सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? मेलुआ था। और ये जो मेलुआ नाम है ये मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया था, मेसोपोटामिया। ठीक है, किसने दिया था? मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया था? मेलुआ शब्द दिया था। और हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? मेलुआ था। उसके बाद में हरियूपिया शब्द भी आता है, हरियूपिया। ठीक है, हरियूपिया है ये हड़प्पा का नाम है। किसका नाम है? हड़प्पा का नाम। किसका नाम है? हरियूपिया, हड़प्पा का नाम है। और ये हड़प्पा का नाम किस में बताया गया? हरियूपिया अपने जो वेद हैं उनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में क्या नाम बताया गया? हरियूपिया नाम बताया गया। तो ये एक बार के लिए इसका कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या फिर हम लोग दोबारा से इसको एक बार के लिए रिपीट करते हैं। तो ध्यान रखना, एकदम तरोताजा हो वैसे। हाँ ठीक है। तो बात करते हैं कालीबंगा के पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ से प्राप्त होने वाले कौन कौन सी साक्ष्य थे। तो हम बात करते हैं सिलवटों की। तो पत्थर के सिलवटे हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। पत्थर के सिलवटे हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। भूकंप के प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी सिंधु सभ्यता के नगरों की बात कर रहे हैं, वैसे तो भूकंप के प्रमाण प्राप्त होते ही रहते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के नगरों में भूकंप के प्रमाण है वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कच्ची ईंटों के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण, एक साथ दो फसल यानी एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से। 4:2:1 के अनुपात में। अग्निवेदियाँ या हवन कुंड हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ऊंट की हड्डियों के प्रमाण अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तांबा व सेलकड़ी की मोहरों के प्रमाण अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। हड्डियों की सलाइयाँ या कंगियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से। पालतू पशु कुत्ता, ये लोग पशु बलि देते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर कहाँ खुलते थे? कहाँ खुलते थे? घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के ये खुलते थे गलियों में। कहाँ खुलते थे? गलियों में। चलिए आगे बात करते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसे ट्रेफिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेफिनेशन। शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपने को कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और यहाँ से प्राप्त एक बच्चे की खोपड़ी, बच्चे की खोपड़ी जिसमें कितने छिद्र बताए गए? 6 छिद्र बताए गए। कितने छिद्र है? 6 छिद्र है। यानी शल्य चिकित्सा का यानी सिंधु सभ्यता के नगरों में ऐसा कौन सा नगर है, ऐसा कौन सा नगर है
जहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं। तो सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर कालीबंगा है जहाँ से ट्रेफिनेशन यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं। और वहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी में कुल कितने छिद्र बताए गए हैं? 6 छिद्र बताए गए हैं। कितने छिद्र? 6 छिद्र बताए गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और उसके बाद में बात करते हैं अपन लोग अंत्येष्टि। यानी कालीबंगा से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यहाँ से 3 प्रमाण अंत्येष्टि के मिलते हैं। कितने प्रमाण मिलते हैं? 3 प्रमाण अंत्येष्टि के मिलते हैं। एक तो होता है पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधि, ठीक है, एक पूर्ण समाधि। और दूसरा है आंशिक समाधि, आंशिक समाधि। और तीसरा है दाह संस्कार। पूर्ण समाधि में तो क्या होता था कि व्यक्ति के मरने के बाद उसको क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। क्या दिया जाता? दफना दिया जाता था। ठीक है, यानी उसको मिट्टी में दबा दिया जाता था। यानी अंडाकार या आयताकार एक गड्ढा बनाकर उसमें क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। आंशिक समाधि के अंतर्गत क्या होता था कि व्यक्ति के मरने के बाद उसको क्या किया जाता था? उसको छोड़ दिया जाता था। और जब जानवर उसको खा लेते थे, जानवर उसके मांस को खा लेते थे, खाने के बाद में जो नर कंकाल बचता था उसे क्या किया जाता था? मिट्टी में गड्ढा खोदकर दबाया जा सकता था या उसको जला दिया जाता था। उस ऐसे संस्कार को क्या कहा जाता था? आंशिक संस्कार कहा जाता था। तो आंशिक समाधि है तो वो लोग क्या करते थे? दबाते थे। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता था? जैसे ही व्यक्ति के मरने के बाद में छोड़ दिया जाता था। छोड़ने के बाद जब जानवर उसको खा लेते थे और खाने के बाद में जो नर कंकाल बचता था उसको क्या करते थे? वो लोग दबाते थे। उसके बाद में दाह संस्कार। और दाह संस्कार के अंतर्गत क्या होता था कि जिस प्रकार से अपने हिंदू विधि के अंतर्गत व्यक्ति के मरने के बाद में जलाया जाता है, उसी प्रकार से वो लोग मरने के बाद में जला देते थे। ठीक है, उसके बाद में आती है ये सभ्यता नष्ट किस प्रकार से हुई थी। ठीक है, ये सभ्यता नष्ट किस प्रकार से हुई थी? तो ये सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता के कुछ एक इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ एक इतिहासकारों ने क्या किया है? अपने अलग अलग मत दिए हैं। उसमें सबसे पहले आता है एस.आर. राव के अनुसार, एस.आर. राव ने इस सभ्यता के लिए बताया है कि ये सभ्यता नष्ट होने के पीछे कारण रहा होगा कि यहाँ कोई बाढ़ आई होगी। क्या आई थी? बाढ़ आई थी। और बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। यानी सामान्य सा अर्थ निकल के यही आता है कि घग्गर या सरस्वती या दृश्यदावती नदी ने अपना क्या मोड़ लिया था? रुख मोड़ लिया था। और रुख मोड़ने के कारण यहाँ बाढ़ आई और बाढ़ में ये लोग, यहाँ के लोग हैं वो बह गए थे या मर गए थे। ये लोग बाढ़ के कारण क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। ये सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी। ये किसके द्वारा बताया गया? एस.आर. राव के द्वारा बताया गया। लेकिन कैनेडी इतिहासकार कैनेडी ने क्या बताया है? कैनेडी ने बताया है कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा या उसने बताई है कि महामारी। यानी कैनेडी ने बताया है कि कालीबंगा में या तो प्रकृति ने अपना रुख क्या कर लिया है? चेंज कर लिया था। प्रकृति ने अपना रुख चेंज कर लिया जिसके कारण लोग हैं वो मर गए
या वहाँ की ये जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई थी, या यहाँ पर कोई किसी न प्रकार का रोग आया था, महामारी आई थी, जिस प्रकार से वर्तमान में कोरोना चल रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ कोई महामारी आई थी। और महामारी में क्या हो गया कि ये लोग धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। इस सभ्यता भी ये सभ्यता भी क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, हमने दशरथ शर्मा की बात की थी। दशरथ शर्मा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पिगट महोदय ने तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है, जबकि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के लिए क्या कहा है, इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। सिंधु सभ्यता की क्या बताया, तीसरी राजधानी बताया है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कालीबंगा संग्रहालय की, यानी कालीबंगा के जो उत्खनन में जो हमें प्रमाण मिले हैं, उसमें उन प्रमाणों को, उन चित्रों को, उन मोहरों को कहाँ रखा गया है, कालीबंगा संग्रहालय में रखा गया है। और वहाँ कालीबंगा में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो उस संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1983 में। ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग इसी के साथ। और कुछ बातें इस प्रकार से हैं कि जिन विद्यार्थियों को मनोविज्ञान और संस्कृत पढ़ना है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर ओपन करें और इसी के साथ ऑल द बेस्ट, जय हिंद।